हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, मापन, मेजरमेंट। तो आज उसी चैप्टर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आगे इसके बारे में जानेंगे कि मापन कैसे होता है। और देखो पिछले क्लास में हम लोग मापन से जो पद्धतियां होती हैं, इसके मात्रक होते हैं, इन सब के बारे में भी बातें किए थे। तो मूल मात्रक से ही हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो देखोगे मूल मात्रक जैसे कि हम लोग जान चुके थे कि 7 प्रकार से होते हैं और इसके 2 पूरक मात्रक होते हैं। तो मूल मात्रक को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं और पूरक मात्रक को, और उसके बाद फिर हम लोग इसके आगे व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट्स एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो मूल मात्रक, सबसे पहला मूल राशियां और मूल मात्रक। तो इसमें हम लोग टोटल 7 प्रकार के राशियों को लिए थे। पहली राशि जो यहाँ पर होती है, सबसे पहली लंबाई, जिसको नोटेशन में हम लोग एल से डिनोट करेंगे या फुल नेम राइट करेंगे। सो इसका लेंथ मींस एल से डिनोट कर सकते हैं, एल, और इसका जो मात्रक होगा मीटर। और सेकेंड राशि हो जाएगी द्रव्यमान, मास। इसका नोटेशन कैपिटल एम से नोट करेंगे। देखो एक्चुअल में जो नोटेशन यहाँ पे राइट कर रहे हैं, नोटेशन का हमें आगे भी यूज करने को आएगा जब हम लोग विमा के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी इसी जस्ट बाद इसका डायमेंशंस विमा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वहां पे नोटेशन यूज करने को आता है, क्योंकि वहां पे 3 ऐसे राशियों के नोटेशन को हम लोग यूज करेंगे जिसको डायमेंशन या विमा नोट करने के लिए लिया जाता है। मीटर, और मास को मेजर करेंगे हम लोग किलोग्राम में। केजी। थर्ड हो जाएगा, तीसरा समय, टाइम। इसको कैपिटल टी से नोट करेंगे। और यही 3 जो मूल राशियों के नोटेशन होते हैं, लेंथ के लिए एल, मास के लिए एम और टाइम के लिए टी, इसी को हम लोग बीमा में यूज करेंगे मेनली। बाकी और भी आएंगे तो अभी उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। सो समय के लिए सबको मालूम ही होता है, हम लोग इसको सेकेंड में मेजर करते हैं। इसका जो मात्रक होता है सेकेंड। और फोर्थ हो जाएगा ताप। टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर को हम लोग यहाँ पर के से डिनोट करेंगे या फिर थीटा से भी डिनोट करते हैं। सो यहाँ पर थीटा भी यूज किया जा सकता है या फिर के भी यूज कर सकते हैं। दोनों नोटेशन आता है यहाँ पे बीमा नोट करने के लिए। जितने भी बीमीय सूत्र लिखेंगे हम लोग, इसमें थीटा भी मिलता है और के भी मिलता है, लेकिन मैक्सिमम अगर देखेंगे तो थीटा ही यूज किया जाता है। तो इसका नोटेशन यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि ये प्रथम 3 मूल राशियां लिखी गई हैं, इनको हम लोग विमीय सूत्र में नोट करने के लिए लेते हैं। अभी इसके बाद वैद्युत धारा आ जाएगा, उसका भी नोटेशन यूज करते हैं। तो जानते हो कि जो ताप होता है इसका मात्रक हम लोग केल्विन में मेजर करते हैं। दोस्तों बता दें इसको कि ताप का केवल एक ही मात्रक नहीं होता है, इसके और भी मात्रक होते हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पर एक ही मात्रक के बारे में समझना है, जो कि मूल मात्रक में हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, जिसको के से नोट किया जाता है। तो केल्विन और इसके अलावा सेल्सियस
और भी यहाँ पे पैमाने आएंगे जिसको हम लोग यहाँ पे मेजर करने के लिए आता है, जैसे फ़ारेनहाइट भी सुन रखे होंगे, या इसके अलावा और भी पैमाना आता है। तो इसके 4 पैमाने होते हैं, जिसमें हम फर्स्ट पैमाना जो लेते हैं या फर्स्ट मात्रक लेते हैं केल्विन, और इसी केल्विन का यूज हम लोग अपने मूल मात्रक में करते हैं ताप को मापने के लिए। और इसका 5वां राशि जो हो जाएगा वैद्युत धारा। देखो, वैद्युत धारा एक ऐसी मूल राशि है जिसके बारे में हमें पूरा डिटेल से डिस्कस करने को आता है कि वैद्युत धारा का पूरा हमें क्लास 12th में या क्लास 10th में भी इसके पहले पढ़ चुके होंगे वैद्युत धारा क्या है, और इसके बाद हम लोग क्लास 12th में तो पूरा यूनिट ही इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वहां पे पूरा इसका कह सकते हो कॉन्सेप्ट सब कुछ इसके बारे में सीखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग यहाँ पे इसके आप देखोगे यहाँ पर इसका जो नोटेशन होता है चेंज हो जाता है। एक्चुअल में लंबाई के लिए लेंथ आ रहा था तो एल से नोट करते हैं, मास के लिए यहाँ पे द्रव्यमान के लिए मास आता है तो इसको हम एम से नोट करते हैं, समय के लिए टाइम आता है तो इसके लिए टी से नोट करते हैं। बट यहाँ से इसका नोटेशन चेंज होता है। टेम्परेचर के लिए जब आएगा, ताप के लिए आएगा, तो हम इसके मात्रक से नोटेशन यूज करते हैं केल्विन के लिए। ऐसे वैद्युत धारा के लिए आएगा तो इसका भी हम लोग मात्रक से लेते हैं, यानी कह सकते हैं इसका जो मात्रक हो गया इसका नोटेशन जो यूज करते हैं हम लोग ए, कैपिटल ए से। और ये कैपिटल ए जो होता है इसका मीन्स होता है एम्पियर। एम्पियर इसी को कैपिटल ए से नोट किया जाता है, और जिसके बारे में अभी हमें डिटेल से पढ़ने को आएगा भी कैपिटल ए से नोट किया जाता है। या एम्पियर लॉ के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। एम्पियर का नियम क्या है, एम्पियर्स लॉ क्या है, जो कि यहाँ पे वैद्युत धारा को पूरी तरह से डिफाइन करता है। और इसके बाद 6 नंबर का जो हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योत तीव्रता। ज्योत तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसका जो मात्रक हो जाएगा जिसको कैंडेला बोलते हैं, जिसको CD से नोट करते हैं। देखो एक्चुअल में ज्योत तीव्रता होता क्या है, जैसे कोई भी लाइट होता है या कोई सा भी प्रकाश होता है तो उसकी इंटेंसिटी कितना होता है उसको हम लोग कैंडेला में मेजर करते हैं। और भी इससे रिलेटेड हम लोग क्लास 11th में आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। बट अभी ये मूल राशियों में समझ पाओगे कि ज्योत तीव्रता भी एक मूल राशि होता है जिसका मात्रक हम लोग कैंडेला लिखते हैं या कैंडेला को CD से नोट करते हैं। और ये मूल राशियों के क्रम में जो लास्ट और 7वां होते हैं, यहाँ पे लास्ट और 7th होता है जिसको हम लोग पदार्थ की मात्रा बोलते हैं। पदार्थ की मात्रा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसके मात्रक को यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं फिजिक्स में भी, और साथ साथ केमिस्ट्री में भी इसका यूज होता है, जिसको हम लोग मोल से नोट करते हैं। मोल। तो इस तरह से ये 7 मूल राशियों के मूल मात्रक होते हैं जिनको हम लोग कह सकते हो। अब इन्हीं 7 मूल मात्रक का यूज करके हम पूरे ये अपने फिजिक्स में, पूरे इस भौतिक विज्ञान में पूरा कह सकते हो किसी भी राशि को हम लोग माप सकते हैं। तो मापन का ये कि ये बेसिक या कह सकते हो फंडामेंटल होता है जिसका यूज करके हम किसी भी राशि को मापने में यूज कर सकते हैं। और भी इसके अलावा 2 यहाँ पे कह सकते हैं पूरक मात्रक होते हैं, 2 क्या 3 पूरक मात्रक हम लोग ले सकते हैं। वैसे हमारे इस बुक में या कह सकते हो कई जगह पे 2 ही होता है, लेकिन यहाँ पर 3 पूरक मात्रक हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं, या पूरक राशियां और उसके अलावा इसके मात्रक, इसको भी यहाँ पर समझ लेंगे। तो दोस्तों इसमें ये 3 राशियों को शामिल किया गया है। वैसे तो हम लोग मेनली 2 ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 के बारे में देख लेंगे। फर्स्ट जो आएगा जिसको हम लोग
कोण बोलते हैं, कोण, एंगल। अब एंगल को मापने के लिए क्या कह सकते हो, कोण को मापने के लिए किस मात्रक का यूज करते हैं, तो कोण को मापने के लिए रेडियन यूज करते हैं, रेडियन, रेडियन, इसको RAD से डिनोट करते हैं, रेडियन। और दूसरा हो जाएगा घन कोण, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। और इसको हम लोग मापने के लिए स्टेरेडियन यूज करते हैं, स्टेरेडियन, ESR। तो इस तरह से ये पूरक राशियां और इनके मात्रक होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक तीसरी राशि भी इसमें लिया गया है, जिसको रेडियो एक्टिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, एक्टिविटी। तो ये इसका तीसरा होता है। रेडियो एक्टिविटी। और इसके मात्रक को हम लोग क्यूरी से डिनोट करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ साथ केमिस्ट्री में भी आएगा, तो वहां पे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि क्यूरी इसका मात्रक क्यों रखा गया, या इसके क्यूरी के बारे में किसने बताया, और क्यूरी क्या है, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये क्यूरी होता है, जिसको रेडियो एक्टिविटी के मात्रक के रूप में हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पूरक राशि, पूरक मात्रक और उसके अलावा मूल राशियां, मूल मात्रक, इन सबको हम लोग डिटेल से यहाँ पर पढ़ चुके हैं, या इसके पहले भी क्लास में इन सब बातों पर डिस्कस किया गया था। और अब इसके बाद देखो, इसी मूल मात्रक का यूज करके ही हम लोग आगे जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं या व्युत्पन्न राशियां होंगी उनके बारे में हम लोग समझेंगे। तो व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक को पढ़ने से पहले इन सबको आना जरूरी होता है, और अगर ये समझ पा रहे होगे जब ही इसके बाद व्युत्पन्न राशि या व्युत्पन्न मात्रक के बारे में हम लोग समझ पाए, क्योंकि इन्हीं सबका यूज करना। और ये जो नोटेशन यहाँ पे किया गया, इसका जो यहाँ पर कह सकते हैं सिंबल राइट किया गया, इसके बारे में तो अच्छे से लर्न होना चाहिए, क्योंकि इसका यूज हमें व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक में करने को आएगा ही आएगा, साथ साथ विमीय सूत्र यहाँ पे लिखने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसमें से ये चार सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे विमीय सूत्र में यहाँ पर देखते हैं तो मेन तो हमारा ये तीन ही होता है, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय यूज किया जाता है, लेकिन उसके अलावा ताप और वैद्युत धारा का भी यूज किया जाता है। तो इसका कह सकते हैं कि इसको सबको आना चाहिए, और अगर ये समझ पा रहे हो जब भी यहाँ पर आगे विमीय सूत्र हो गया या व्युत्पन्न राशि हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया, इन सबको अच्छे से कर पाएंगे। तो अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक यानी कह सकते हो कि मूल राशि के बाद व्युत्पन्न राशि के बारे में और उनके मात्रक के बारे में जानेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न राशियां, यानी व्युत्पन्न राशियां और इसके मात्रक। और ये व्युत्पन्न राशियां जितनी भी बनेंगी सब के सब कह सकते हैं कि मूल राशियों से ही बनती हैं। देखो अभी बताया गया कि मूल राशियों को तो हम लोग यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कि कितने होते हैं, जैसे कि अभी 7 मूल राशियां लिखी गई और उसके अलावा 3 पूरक राशियां। तो अब यहाँ पर उसमें तो हम क्वांटिटी बता सकते हैं कि कितनी है, 7 ही हैं, लेकिन जो व्युत्पन्न राशियां होंगी इसमें कह सकते हैं कि जितनी भी राशियां होंगी उन 7 को छोड़कर उसके अलावा सबको हम इसमें शामिल कर सकते हैं। और ये बनेंगी किससे, तो व्युत्पन्न राशियां कह सकते हैं कि मूल राशियों से ही बनती हैं।
किससे बनेगी? मूल राशियों से। तो इसके परिभाषा यहाँ पर देख पाओगे, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त होती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक ना? तो इसकी परिभाषा यहां पर समझ पाओगे, वे भौतिक राशियां जिनको व्युत्पन्न राशियों मूल राशियों से प्राप्त करते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। डेराइव्ड क्वांटिटीज, जिसको यहाँ पे हम लोग समझ पाएंगे, किसी का नेम डेराइव्ड क्वांटिटीज होता है, और डेराइव्ड का मीन समझ पाओगे कि ये किसी ना किसी से यहाँ से निकाली जा रही है या कह सकते हो प्राप्त की जा रही है। तो ये इसका नाम, क्योंकि हम लोग इसी में पढ़ते हैं, जितने भी आएंगे कह सकते हैं कि डेराइव्ड क्वांटिटीज को, जैसे फिजिक्स में डेरिवेशन आता है तो उसी का ही नाम यहाँ पे डेराइव्ड भी रखा गया, तो उसी के बारे में यहाँ पर समझेंगे कि डेराइव्ड इसका नाम क्यों रखा गया है। अब इसके एग्जाम्पल में जैसे हम किस किस को शामिल कर सकते हैं, तो जैसे यहाँ पर समझ पाओगे, इसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं। जैसे सबसे पहला और सबसे आसान सा एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर देख पाओगे क्षेत्रफल। अब ये समझ पाओगे कि जो क्षेत्रफल यानी एरिया, ये जो लिखा जा रहा है ये कैसी राशि है, तो ये यहाँ पर व्युत्पन्न राशि होगा। कैसी राशि होगा? व्युत्पन्न राशि होगा। और व्युत्पन्न राशि में ही हम लोग अब ये देखेंगे कि इसमें मूल राशियां क्या आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो इस मूल राशि को हम लोग इसमें देख पाएंगे, तो मूल राशि इसमें कहीं ना कहीं शामिल होगी। तो देखो, क्षेत्रफल को हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, जैसे अगर किसी का भी क्षेत्रफल पढ़ना होता है तो उसको लंबाई, अगर यहाँ पे चाहे आयत का हो गया, चाहे वर्ग का हो, या किसी भी शेप का अगर क्षेत्रफल हमें यहाँ पे लिखना होता है तो उसमें कहीं ना कहीं लंबाई आता ही है। और लंबाई के लिए यहाँ पर हम लंबाई का एक ही बार नहीं, लंबाई का 2 बार गुणा करते हैं। देखो, अगर यहाँ पे चौड़ाई आता है तो चौड़ाई भी असल में क्या है? लंबाई ही होता है। मतलब कह सकते हैं कि चौड़ाई को तो हम लोग दूसरे शब्द में लिख सकते हैं, लेकिन असल में यहाँ भौतिक विज्ञान के अनुसार हम देखेंगे तो ये लंबाई ही होगा, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि लंबाई ही इसकी पहली मूल राशि होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर पहली मूल राशि यहाँ पे बोलते हैं। तो ये लंबाई जो यहाँ पर आता है, असल में जिसको चौड़ाई लिख रहे हैं, तो ये लंबाई ही होता है। तो इस तरह से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल में हम लंबाई का यूज करते हैं, जो कि मूल राशि होता है। तो यहां से ये समझ में आना चाहिए कि किसी भी यहाँ पर व्युत्पन्न राशि में मूल राशि होना ही चाहिए, और तभी तक ये कह सकते हैं कि मूल या व्युत्पन्न राशि बनेगा जब तक इसमें मूल राशि नहीं आएगा। तो ये बात समझ में आना चाहिए कि इसमें मूल राशि है। और इसके मात्रक को भी यहाँ पे समझ में आना चाहिए। अभी जैसे बताया गया लंबाई का मात्रक क्या होगा, तो इसके लंबाई के मात्रक को मीटर से नोट कर सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर भी लंबाई आ जाएगा, तो इसका भी मात्रक यहाँ पर क्या लेंगे? मीटर ही लेंगे। अब ये अलग बात है कि चाहे यहाँ पर क्षेत्र, यहाँ पे लंबाई लिखो या चौड़ाई लिखो, लेकिन दोनों का मात्रक हम लोग मीटर ही लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर समझ पाएंगे कि क्षेत्रफल आएगा, जो कि एक व्युत्पन्न राशि है, जिसका मात्रक हम लोग मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और भी इसी तरह यहाँ पर कई सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। अभी इसी के बाद आयतन आ जाता है। आयतन, जिसको वॉल्यूम के नेम से बोलते हैं, तो ये आयतन आ जाएगा। और इसमें भी देख पाओगे, तो आप जानते हो कि आयतन जो होता है ये 3D शेप होता है, यानी कह सकते हैं इसमें 2D होता है। तो 2D का मीन्स यहाँ पर जिसमें 2 ही भुजाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई आता है, या लंबाई ही बोल सकते हैं। अब आयतन आएगा तो ये 3D होता है, और 3D का मीन्स होता है इसमें 3 भुजाएं होती हैं, और 3 भुजाएं आएंगे तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिखते हैं, लेकिन असल में वो तीनों एक लंबाई से ही बनाई गई या लंबाई ही होती हैं।
तो अगर इसको हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से नोट करते हैं, लेकिन असल में ये सब के सब लंबाई ही हैं, लंबाई, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे राशि पढ़ चुके हैं वो लंबाई ही है। तो इस लंबाई को अगर हम 3 बार लिख रहे हैं तो इसका मीन्स यही है कि ये लंबाई क्यूब बना रहा है, या कह सकते हो कि अगर इसके मात्रक को लिखेंगे तो ये मीटर क्यूब बना लेगा। असल में ये 3 बार गुणा हो रहा तो इसका भी हम क्यूब कर सकते हैं, लेकिन इसके मात्रक को जब लिखेंगे तो ये मीटर क्यूब बना देगा, जो कि ये मूल राशि, यहाँ पे कह सकते हैं मूल राशि से बन रही है, और इसी व्युत्पन्न राशि के मात्रक को हम लोग यहाँ पे लिख पा रहे हैं, जो कि मूल राशि के मात्रक से ही बनाया जा रहा है। तो इस तरह से व्युत्पन्न राशियों को यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये सब के सब मूल राशियों से ही प्राप्त हो रही है, और इनकी संख्या हमें बताने के लिए कोई कह सकते हो कि लिमिट नहीं है। हम इसे बहुत सारी जितनी भी राशियां आएंगी उन 7 को छोड़कर सब के सब व्युत्पन्न राशियों में ही शामिल करेंगे। और इनके मात्रक को देख पा रहे होगे कि हम लोग इसी से निकालते हैं, तो मात्रक की परिभाषा समझ पाओगे। व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा क्या है? व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा लिखने के लिए देखोगे, वे मात्रक जो मूल मात्रकों के से प्राप्त होते हैं या मूल मात्रकों से बनते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे अभी यहां पर देख पा रहे हो ये सब के सब मात्रक हैं, तो ये सब व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। वे भौतिक मात्रक जिनको मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त करते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। और जैसे अभी यहाँ पर बता ही रहे हैं कि इसके बहुत सारे मात्रक होंगे। यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर क्यूब हो जाएगा, और भी इसमें बहुत सारे मात्रा। अब देखो इसके अलावा अगर राशियों की बात करें, चाहे क्षेत्रफल आयतन हो गया या और भी बहुत सारी यहाँ पर राशियों समझते हो कि व्युत्पन्न राशि में बल हो गया, बल जो कि फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होता ही है, और इससे रिलेटेड यहाँ पर न्यूटन के लॉज भी आए हैं, तो अभी इसके बारे में समझेंगे। इसको एफ से नोट किया जाता है। तो अब बल के लिए अगर ये कैसी राशि है, तो यहाँ पर ये व्युत्पन्न राशि होगी, और व्युत्पन्न राशि को हम लोग यहाँ पर कह सकते हो कि अब अगर इसको देखा जाए कि इसमें कैसे मूल राशियां आ रही हैं, तो इसको भी हम लोग मूल राशि में तोड़ सकते हैं। जैसे अगर इसका मात्रक यहाँ पे अगर इसको फैक्टर किया जाए कि बल में मूल राशियां कैसे आ रही हैं, तो बल को देखेंगे तो इसमें जानते हो कि सब लोग न्यूटन के नियम से पढ़ चुके होंगे। द्रव्यमान गुणे, जिसको F इज इक्वल टू एम में, इस जगह थोड़ा सा कम होने के कारण हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एम में, जिसको द्रव्यमान गुणे त्वरण लिख सकते हैं। अब इसमें देख पाओगे ये जो द्रव्यमान है ये तो मूल राशि है ही है, ये कैसी राशि है? मूल राशि। लेकिन क्या ये जो त्वरण आ रहा है ये त्वरण कैसी राशि है? तो त्वरण को समझने के लिए या त्वरण को जानने के लिए हम इसको और भी इसको तोड़ सकते हैं। ये जो त्वरण आ रहा है असल में त्वरण बनता है किससे है? तो ये वेग से बनता है। यानी कह सकते हैं कि वेग आएगा तो वेग किससे बनेगा? तो वेग को भी हम लोग तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से अब इसमें जितनी भी राशियां आएंगी उन सबको हम यहाँ पर शामिल कर सकते हैं कि ये सब के सब यहाँ पर कैसी राशि हैं? व्युत्पन्न राशि हैं। तो अब ये और भी इसको तोड़ सकते हैं। तो अब ये द्रव्यमान आ ही रहा है, द्रव्यमान के साथ साथ हम लोग इसको तोड़ सकते हैं यहाँ पर वेग में।
यानी वेग बटे समय। अब ये वेग कैसी राशि है, तो वेग को भी हम लोग अगर तोड़ेंगे तो ये यहाँ पर लंबाई या कह सकते हो विस्थापन बटे समय हो जाएगा। तो इस तरह से हम विस्थापन जो लाएंगे, विस्थापन असल में लंबाई ही होता है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे लंबाई बटे समय। और अब इससे पता चलेगा कि इसके सभी जो राशियां होंगी वो सब के सब किस में आ जाएंगी, मूल राशि में आ जाएंगी। यानी कि द्रव्यमान हो गया, विस्थापन हो गया, यानी कि विस्थापन का मीन्स होता है समय, यहाँ पे सॉरी लंबाई। तो ये लंबाई को हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं, लंबाई हो जाएगा, और इसको अगर समय यहाँ पर लिखेंगे तो समय स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसके बल को भी तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये भी व्युत्पन्न राशि होता है। इसी तरह वेग हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, यानी कह सकते हैं जितनी भी इसके अलावा राशियां होंगी यहाँ पर वो सब के सब व्युत्पन्न राशियों में ही शामिल की जाती है, व्युत्पन्न राशियां ही होती हैं। और इसके बाद इनके मात्रक को हम उसी मूल मात्रक से प्राप्त करते चलेंगे। अभी इससे बल का मात्रक अगर हमें प्राप्त करना है, बल का मात्रक क्या होगा, तो बल का मात्रक यहाँ पर लिखने के लिए क्या हो सकता है, बल का मात्रक। आप सब लोग जानते हो कि बल यहाँ पे जो आएगा, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। और अभी इसको जब तोड़ा गया तो यहां से द्रव्यमान को हम लोग किससे मेजर करते हैं या किस में मापते हैं, किलोग्राम में। किस में मापेंगे, किलोग्राम में। और उसके अलावा त्वरण को यहाँ पे त्वरण को जब इसका मात्रक लिखते हैं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से इसके मात्रक को हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये कैसा मात्रक है, तो यहाँ पे देख पाओगे ये तो मूल मात्रक से ही प्राप्त हो रहा है, जो कि व्युत्पन्न मात्रक है। तो ये सब के सब मूल मात्रक है, यानी किलोग्राम भी मूल मात्रक है, मीटर भी मूल मात्रक है, सेकेंड भी मूल मात्रक है। और ये जो बन रहा है असल में बल का मात्रक, तो बल एक व्युत्पन्न राशि है और इसका जो मात्रक होगा वो व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। तो दोस्तों ये समझ में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें कोई भी व्युत्पन्न राशि या मात्रक लिखने के लिए मूल राशि और मूल मात्रक का ही यहाँ पे कह सकते हो सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आना चाहिए। अब अगर इसको यहाँ पे देखो, इसी का दूसरा नाम यहाँ पे बाद में जब हम लोग एसआई पढ़ते हैं तो एसआई में इसी का यहाँ पे नाम बदल कर दिया था न्यूटन। क्या कर दिया जाता है, न्यूटन। तो आगे समझ पाओगे कि इसी का नाम यहाँ पर न्यूटन हो जाता है। तो ये अलग अलग पद्धतियां होती है मात्रक के लिखने के लिए, जो कि ये एसआई में इसको हम लोग लिखते हैं। बाकी ये वाला मात्रक लिखना होगा जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, तो इसको हम लोग एमकेएस में राइट कर सकते हैं, क्योंकि इसके सिस्टम को ही बताया गया था। सिस्टम यहाँ पर मात्रकों के लिखने के लिए 4 सिस्टम के बारे में हम लोग बताए थे, लेकिन जिसमें से ये एसआई और एमकेएस समझ लो इक्विवेलेंट ही होता है, बराबर ही हम लोग को इसको एज्यूम करते हैं। और उसके बाद ये होता है तो इंटरनेशनल जो साइंटिस्ट होते हैं उनके नेम पर यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज किया जाता है। एमकेएस होता है तो हमारे कह सकते हैं इंडियन की तरह यूज होता है, भारतीय मात्रक हम लोग इसको बोल सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे और भी सिस्टम होते हैं, लेकिन ये 2 ऐसे हैं जिसका हम लोग यूज मैक्सिमम करते ही करते हैं। और इसके अलावा तीसरा जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो सीजीएस। तो सीजीएस भी हम एमकेएस से ही प्राप्त करते हैं, तो इसको सीजीएस में भी बदल कर यहाँ पर देखा जाएगा कि सीजीएस में कैसे हम लोग इसको बदल पाते हैं। तो इस तरह से इसके यानी कह सकते हैं मात्रक को भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें जो मात्रक आती है, ये जो ये राशियां आ रही हैं, इन सब की परिभाषाएं भी हैं, अलग अलग परिभाषाएं मिलती हैं कि कौन सी यहाँ पर व्युत्पन्न राशि जैसे मूल राशियों से प्राप्त हो रही हैं, तो उनको हम मूल राशियों को भी परिभाषित कर सकते हैं, साथ साथ इसके व्युत्पन्न राशियों को भी परिभाषित कर सकते हैं। तो अलग अलग राशियों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे, इनको अलग अलग नोटेशन किया जाता है, अलग अलग प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मूल राशियों से प्राप्त होने वाली राशियां सब के सब क्या होंगी, व्युत्पन्न राशियां होंगी। और इसी व्युत्पन्न राशियों का ही यूज करके हम लोग कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियों को अगर बोला जाए कितने कैसे डिवाइड कर सकते हैं या कितने भागों में इसको हम लिख सकते हैं, तो इसके भी प्रकार होते हैं। देखोगे यहाँ पर व्युत्पन्न राशियों के कितने प्रकार होंगे, तो इसको हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं, या कह सकते हैं इसको हम 3 प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं। व्युत्पन्न राशियों के प्रकार,
यानी हम इसको कह सकते हो यहाँ पे क्लासिफाइड कर सकते हैं, इसको अलग अलग यहाँ पे रूप में लिख सकते हैं। तो अलग अलग रूप कौन कौन सा होगा, तो ये देखोगे इसमें इसको 3 प्रकार से हम लोग लिख पाते हैं, 3 प्रकार से। तो पहला जो आएगा, पहला इसमें देखोगे पहला जो आएगा ये अदिश राशि होता है। कैसा हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। अब ये भी राशि ही है तो अदिश राशि हम लोग इसको लिखते हैं। तो अब अदिश राशि क्या है इसके बारे में समझ पाओगे। एक्चुअल में जब इसी फर्स्ट चैप्टर में ही हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं या कह सकते हो सदिश पढ़ते हैं, तो भी इसी के प्रकार होते हैं या इसी के कह सकते हो कि यहाँ पे हम प्रकार को लिखते हैं। तो अदिश राशि जिसको हम लोग स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। और उसके अलावा दूसरा जो आएगा यहां पर इसका सदिश राशियां। अब देखो ये दोनों राशियां समझना जरूरी है क्योंकि इन दोनों राशियों का हम लोग सभी जगह पे यूज करते हैं। और फिर एक तीसरा आ जाता है इसी पे, यहाँ पे तीसरा इसी का प्रकार हम लोग यहाँ पे समझ पाओगे कि इसका जो तीसरा आता है जिसको प्रतिश राशि बोलते हैं। तो अभी तक हम लोग केवल राशियों के बारे में यहाँ पर जान रहे हैं या राशियों के बारे में ही समझ रहे हैं। अब देखो ये जो अदिश राशि, यहाँ पे अदिश राशि को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं, सदिश राशि को वेक्टर क्वांटिटीज के नेम से बोलते हैं। और ये तो हमें पूरा अपने सिलेबस में पढ़ना है या अपने चैप्टर में आएगा। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर राशि क्या होती है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। बट अभी यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि ये राशियों के ही प्रकार होते हैं जिसको अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं। और ये तीसरा जो आता है ये बहुत ही कम मिलता है हमें, बट इसको भी समझना रहता है, टेंसर क्वांटिटीज होती है। क्या हो जाएगा, टेंसर क्वांटिटीज। अब इसके बारे में यहाँ पर समझना होगा कि कौन कौन सी अदिश राशियां क्या होंगी या सदिश राशियां क्या होंगी और उसके साथ साथ प्रतिश राशियां क्या होंगी। देखो असल में जितने भी भौतिक राशियां होती हैं, जैसे कि हम लोग शुरुआत में ही इसके बारे में बात किए थे कि कोई भौतिक राशि तभी हो सकती है जब उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। यानी अगर द्रव्यमान नहीं है तो वो कुछ हो ही नहीं सकता है, कि ऐसा फिजिक्स में बोला जाता है। या कह सकते हैं कि विदाउट मास वो कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता है, वो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। बिना द्रव्यमान का कोई भी भौतिक राशि का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो अब इसमें द्रव्यमान या कह सकते हो उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ मान होना चाहिए। मान का असल में जिसको हम लोग परिमाण बोलते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ परिमाण होना चाहिए। और उसके साथ साथ जिसमें अगर दिशा भी है, दिशा है और दिशा ना हो, दो इसके केस होते हैं। तो ये दो केसों के बारे में हम लोग यहाँ पर इसके जो टाइप करते हैं, इसको जो क्लासिफाइड करते हैं, दिशा के आधार पर करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर तो इसके बारे में थोड़ा सा भी यहाँ पे समझ लोगे या इसकी परिभाषा समझ लोगे, उसके बाद हम इसको आगे भी वेक्टर वाले चैप्टर में इसके बारे में समझेंगे, लेकिन अभी इसकी परिभाषा समझ लोगे। तो अदिश राशियां क्या होती हैं, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण, अब देखो एक वर्ड ये परिमाण आता है, अभी इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से बात कर रहे हैं। जिनमें परिमाण होती है और दिशा। अब ये दो ही वर्ड पे ये सारी परिभाषाएं कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, या इसी दो के आधार पर ही हम राशियों को यहाँ पे क्लासिफाइड कर सकते हैं। दिशा नहीं होती है या दिशा की आवश्यकता ही नहीं होती है इसमें, तो अब यही मेन परिमाण ही है हमारा। और अभी इसी परिमाण को हम लोग यहाँ पर मूल राशियों से रिलेट करेंगे। परिमाण नहीं होती है या परिमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। अब जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल में लिए जाते हैं,
अब अदिश राशि में जैसे यहां से बोला जाए, अभी पहली राशि जो हम लोग मूल राशि में पढ़ रहे थे, दूरी। दूरी, तो दूरी कैसी राशि हो जाएगी? तो ये अदिश राशि हो जाएगी, जो कि असल में बंध रहा है मूल राशि से ही। तो दूरी, अब इसको मापने के लिए यहाँ पर सब लोग जानते हो कि दूरी हो गया, या और बताएं यहाँ पर जैसे चाल हो गया। अभी किसी को बोला जाए चलने के लिए किसी भी दिशा में, तो कैसे भी चल सकता है, मतलब उसका कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन हम लोग इंडिकेट नहीं कर रहे, नहीं इसी डायरेक्शन में जाओ, या यहाँ पे क्या है, इसका हम कोई, जब तक हम उसको कोई डायरेक्शन नहीं देंगे, कोई दिशा नहीं देंगे, तो वो दिशा नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ, इसका कुछ ना कुछ मान होना चाहिए, जिसको हम लोग परिमाण के नाम से बोलते हैं। तो अब ये परिमाण क्या होता है, इसका हमें यहाँ पे इसका सेंस समझना पड़ेगा, और उसके साथ साथ दिशा तो समझ में आता है, बट ये परिमाण क्या, क्योंकि एक्चुअल में बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज भी होते हैं। तो ये चीज समझ में आ जाए परिमाण क्या है। देखो परिमाण का यहाँ पे मीन क्या होता है, परि का मीन्स होता है यहाँ पर पूरा, यहाँ पे चारों ओर का, और उसके अलावा यहाँ पर ये दो वर्ड से जुड़ा है माण। तो असल में जो परि है इसका मीन्स कह सकते हैं पूरा पूरा या चारों ओर, और उसके अलावा माण का मीन्स है मान से। तो यहाँ पर ये बात समझ पाओगे कि ये कहीं ना कहीं मान, इसको मान बताता है परिमाण, यानी कि उसका पूरा पूरा जो मान होता है, हम जिससे समझ पाते हैं कि मान क्या है। तो ये चीज असल में माण से ही है, जिसको माण बोलते हैं, परिमाण। तो ये चीज समझ पाओगे कि इस राशि का जो भी हम लोग इसमें राशि लेंगे, इसका कुछ ना कुछ मान होता है, और यही मान को ही हम लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू लेते हैं। जैसे अभी दूरी की बात करें, तो दूरी को जानते हो कि अभी बोल दिया जाए यहाँ पर 2 मीटर, तो अभी जो 2 मीटर लिखा जा रहा है, ये क्या है, ये इसका परिमाण है। ये क्या है, इसका परिमाण है, यानी कह सकते हैं कि इसका कुछ ना कुछ मान है, और मान होगा तभी कह सकते हो इसका यहाँ पर ये एग्जिस्ट करेगा, और मान नहीं है तो कह सकते हो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं हो जाएगा। तो इस टाइप से हम यहाँ पे मान होना ही चाहिए, यानी कह सकते हैं परिमाण के बगैर कोई भी भौतिक राशि का कोई मान नहीं हो सकता है। तो ये समझ में आना चाहिए कि परिमाण होना चाहिए, और परिमाण आएगा, होना ही है, परिमाण के बगैर कोई राशि होगी यहाँ पर, होगी ही नहीं। तो परिमाण होना ही चाहिए। तो ये वर्ड समझ में आना चाहिए परिमाण क्या है। और अभी चाल के लिए बोला जाए, जैसे कोई चलने के लिए किसी भी डायरेक्शन में चल रहा है, तो अब उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। अभी चलने के लिए बोला जाए, कोई इस साइड जा रहा है, 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 तो किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है। अब इसमें कोई दिशा की जरूरत नहीं है, या दिशा है ही नहीं, कैसे भी चल सकता है। तो ये चाल के लिए है। और इसमें हाँ, ये मान जरूर रहेगा कि इसमें यहाँ पे 2 किलोमीटर या 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, और यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, या इसमें कुछ और यहाँ पे मीटर, यानी कह सकते हो अब इसका कुछ ना कुछ देखो मान जरूर आ रहा है। तो इससे मान होना ही चाहिए। तो दो ही चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, परिमाण और दिशा। अगर परिमाण तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन दिशा किसी में रहेगा, किसी में नहीं रहेगा। तो इसी के बारे में मुझे समझना रहेगा। तो ये अदिश राशियों की परिभाषा समझ पाओगे। वे भौतिक राशि जिसमें परिमाण होती है लेकिन दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियां कहलाएंगी। अब इसके एग्जाम्पल के लिए देख पाओगे, जैसे दूरी हो गया, चाल हो गया, यहाँ पर कार्य हो गया। इस तरह से हम जितने भी कई सारी राशियों को लिख सकते हैं यहाँ पर, जो कि सबके सब किसमें आ जाती हैं, कह सकते हो अदिश राशियां होती हैं। और भी इसमें बहुत सारी राशियां होती हैं, जिसको हम लोग आगे यहाँ पे समझ पाएंगे। तो इसमें भी बहुत सारी राशियां होती हैं कि कोई इसके हम 1-2 राशि को नहीं, यहाँ पे बहुत सारी राशियों को पढ़ सकते हैं। और फिर इसके बाद सदिश राशियों को देखोगे। यहाँ पे सदिश राशियां क्या होगी, वे भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ, देखो अब यहां पे परिमाण आ रहा है, के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। दिशा आवश्यकता होती है। तो अब इसमें दोनों चीजों की आवश्यकता होगी, यानी कह सकते हैं परिमाण तो होगा ही होगा, और साथ साथ दिशा भी होना चाहिए। लेकिन इन्हीं दोनों के आधार पर हम किसी राशि को सदिश राशि नहीं बोल सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, जिसको हम अभी इसके बाद वाले क्लास में पढ़ेंगे, जिसका नाम होता है
कह सकते हैं कि यहाँ पे सदिश राशियों के नियम, जोड़ने घटाने और गुणा करने के इसके कुछ नियम होते हैं, उसका भी ये पालन करना चाहिए। अगर उसका पालन करेगा तभी ये सदिश राशि होगा, अन्यथा सदिश राशि नहीं होगा। तो कह सकते हैं सदिश राशि होने के लिए ये तो होता ही है मेन कि इसमें दिशा भी हो, दिशा यानी कह सकते हैं परिमाण भी हो, दिशा भी हो, और अगर इसमें ये वेक्टर यानी कह सकते वेक्टर रूल या सदिश रूल को या सदिश नियम को पालन नहीं कर रहा है तब भी ये सदिश राशि नहीं होगा। तो अब इसमें वेक्टर नियम क्या है, तो इसको भी हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा, लेकिन अभी वेक्टर को पढ़ने के बाद ही हम लोग उसको समझ पाएंगे। लेकिन अभी तो हम लोग राशियों के प्रकार को समझ रहे हैं, तो ये चीज अभी यहाँ पे समझ पाओगे। लेकिन ये समझ पाओगे कि ये वेक्टर नियम का भी पालन करना चाहिए, यानी कि सदिश नियम का भी पालन करना चाहिए। तो इस सदिश नियम का भी पालन हमें करना पड़ेगा। तो अभी इसको यहाँ पर समझने के लिए ये सदिश नियम क्या है इसको भी हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये सदिश नियम का पालन करना चाहिए। सदिश नियम का पालन करना चाहिए, और अगर नहीं कर रहा है तो ये सदिश राशि होगा भी नहीं। अब इसके एग्जाम्पल के लिए कौन कौन सी राशि ले सकती हैं यहाँ पर देख पाओगे उदाहरण में, जैसे कि हम लोग ले सकते हैं जैसे विस्थापन। अभी यहाँ पर बोला गया विस्थापन। अब देखो विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत होती है। अभी यहाँ पर कोई एक व्यक्ति, यहाँ पर सपोज कर लोगे यहाँ पर कोई व्यक्ति है, पॉइंट ओ पर है और इसको पॉइंट बी तक भेजा जा रहा है, ये पॉइंट ए तक भेजा जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर ये पॉइंट ए तक जा रहा है तो इसमें इसकी दिशा कंफर्म होनी चाहिए कि ये पॉइंट ए तक ही जा रहा है, और इसका यहाँ पे डिस्टेंस हमें कुछ ना कुछ मिलेगा ही, मान सकते हैं यहाँ पे 5 मीटर है या 5 मीटर है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें यहाँ पर दिशा मिल जाएगा। लेकिन अभी आगे समझ पाओगे कि इसमें सदिश नियम का भी पालन करना चाहिए, जो कि आगे हमें यहाँ पे पढ़ने को आएगा। तो अभी तो इतना समझ में आना चाहिए, दो ही चीजें से मतलब, बाकी हमें राशियों की क्लियर कर देना है कि एक राशि यहाँ पे कितने प्रकार से होंगे। तो 3 प्रकार से राशियां हो जाएंगी। पहली यहाँ पर अधिश राशि, सदिश राशि, और उसके बाद प्रदिश राशि के बारे में समझ पाओगे। अब इसके एग्जाम्पल में जैसे कि बता ही रहे हैं, विस्थापन हो गया, बल हो गया, या विस्थापन के बाद हम लोग यहाँ पर वेग ले सकते हैं, वेग के बाद यहाँ पर बल ले सकते हैं, त्वरण ले सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारी राशियां यहाँ पर मिलने वाली हैं, जिन सबको हम लोग सदिश राशियों में शामिल करते हैं। और भी बहुत सारी राशियां होती हैं जिनको हम लोग सदिश राशियों में यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद अंतिम और तीसरा आ जाएगा यहाँ पर प्रदिश राशियां। तो प्रदिश राशियां क्या होती हैं इसके बारे में समझोगे। देखो प्रदिश राशियां क्या होंगी, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण दिशा के साथ बदलता है। परिमाण जो होगा वो दिशा के साथ बदलेगा, तो उसको हम लोग प्रदिश राशियां बोल सकते हैं, टेंसर राशि यानी टेंसर क्वांटिटीज। तो यहाँ पर समझ पाओगे जिन भौतिक राशियों का परिमाण अलग अलग दिशा के लिए अलग अलग होता है, प्रदिश राशियां कहलाती हैं। जिन भौतिक राशियों का परिमाण अलग अलग दिशा में के लिए अलग अलग होता है प्रदिश राशियां कहलाती हैं। प्रदिश राशियां कहलाती हैं। अब प्रदिश राशियां क्या क्या होती हैं तो इसके बारे में समझ पाओगे। जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनका जो परिमाण होगा, परिमाण और दिशा भी होगा, दोनों होगा, लेकिन ये अलग अलग दिशा के लिए अलग अलग परिमाण रखता है। अब इसका मीन्स समझ पाओगे। जैसे अलग अलग दिशा का मीन्स हो गया कि यहाँ पर अगर हम इसकी दिशा को बदल रहे हैं तो इसका परिमाण भी बदल पाएगा। अब इसके एक उदाहरण के लिए यहाँ पर समझना होगा, जैसे यहाँ पे बताएं सबको जड़त्व।
यहाँ पर देखो जड़त्व के बारे में पढ़ेंगे, इनर्शिया। तो ये जड़त्व जो होता है कैसी राशि है, यहाँ पर प्रतिश राशि। अब जड़त्व को कैसे समझ पाएंगे कि यहाँ पर देखो अलग अलग मान के लिए अलग अलग दिशा हो सकता है। जैसे यहाँ पर कोई भी मान है तो उसका अलग अलग यहाँ पे मान हो सकता है, यहाँ पे मान अलग अलग दिशा के लिए अलग अलग मान हो सकता है, जिसको यहाँ पे इनर्शिया के नाम से जानते हैं। तो ये जड़त्व कैसी राशि है, ये समझ पाओगे प्रतिश राशि है। इसी तरह यहाँ पर बताएं बल आघूर्ण। देखो इसको बहुत ही आसानी समझ सकते हो, इसको हम लोग अपने डेली लाइफ में डेली यूज भी करते हैं। जैसे बल आघूर्ण को समझने के लिए अगर बताया जाए कि जैसे हम किसी डोर को ओपन करते हैं तो जो उसका हैंडल होता है बिल्कुल यहाँ पर एज पर होता है, कब्जे से बिल्कुल दूर पर होता है, तब हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है और उसका दिशा अलग होता है। लेकिन अगर हम वही हैंडल और भी चेंज कर देंगे, उसका प्लेस चेंज करेंगे, तो उसका बल आघूर्ण का मान कह सकते हैं वो बदल जाएगा। और बल आघूर्ण का मान तो बदलेगा लेकिन उसका दिशा भी बदल जाएगा, तो उसका परिमाण भी बदल रहा है और दिशा भी बदल रहा है। इसी तरह और भी भौतिक राशियों को ले सकते हैं जिनका परिमाण बदलेगा और उसके साथ साथ इनकी यहाँ पे दिशा भी बदलती रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जड़ता आघूर्ण हो गया, यहाँ पे बल आघूर्ण हो गया, और उसके अलावा यहाँ पर प्रतिबल बोल सकते हैं, ठीक है ना, प्रतिबल हो गया, या यहां पर अभी परमिटिविटी, यानी कह सकते हैं कि इसमें जितनी भी मान इसके बदलेंगे उन सबको हम इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं और फिर अगले वीडियो में या अगले क्लास में इसके आगे से जानेंगे कि ये 3 राशियों को तो हम लोग डिवाइड कर चुके हैं राशियों के आधार पर। बाकी इन सबको हम अभी वेक्टर वाले यानी कि सदिश चैप्टर में अलग से पढ़ना होता है। ये तो राशियों के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं, तो राशियां आप समझ पाओगे। अब इससे ज्यादा हमें राशियों के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा या नेक्स्ट इसके अगला जो टॉपिक आएगा विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र भी यहाँ पे समझने के लिए हमें इन राशियों को आना चाहिए, यानी कह सकते हैं बहुत यहाँ पे मूल राशि और मूल मात्रक आना चाहिए, तभी हम विमीय सूत्र के बारे में समझ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।